अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तानी इस वक्त फ़लस्तीनियों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टसवे बहा रहे हैं। मैं ये तस्वीर देख रहा हूँ, ये फ़लस्तीन की तस्वीर नहीं है, ये बलूचिस्तान की पिक्चर है। अगर इन पे पाकिस्तानियों का खून नहीं खोलता, अगर इन पे इनको प्रोटेस्ट नहीं करा जाता, तो लानत है तुम सब पे, लानत है तुम सब पे कि तुम लोग इंसानियत से दूर हो। तुम्हारे अपने मुल्क में सिंध, बलूचिस्तान, केपीके में तुम्हारी अपनी आर्मी इन्हीं मुसलमान पाकिस्तानियों का वो हाल कर रही है जो इजराइल ने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक गजा के साथ। बलूचिस्तान में नॉर्मल दिनों में भी, जहाँ जंग नहीं है वहाँ भी पानी नहीं है। मीलों दूर जाते हैं 2 ड्रम भरने के लिए, रस्सियों से घसीट के ला रहे होते हैं पानी। पंजाब के घर घर में नलके में पानी आ रहा है, गैस आ रही है। बलूचिस्तान में गैस नहीं आ रही, पैदा कर रहा है बलूचिस्तान। तुम्हारी आर्मी जो बर्बरियत करती रही है ना बलूचिस्तान में, केपीके में और सिंध में, और पहले बांग्लादेश में करती रही है। तुम लोगों को तो 24 घंटे सड़कों पे प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर तुम लोगों के अंदर थोड़ी सी भी गैरत होती, शर्म होती, इंसानियत होती। फ़लस्तीन की बात करते हो। तुम्हारे मुल्क का पंजाब छोड़ के बाकी पूरे पाकिस्तान का हाल फ़लस्तीन से ख़राब किया हुआ इस बदबख्त आर्मी ने, इस चोर डाकू लुटेरी आर्मी ने। और तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम इधर उधर की बातें करते हो। अगेन लानत है तुम लोगों के ऊपर। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान से हिंदू भारत की तरफ माइग्रेट करते हैं, भारत में उनको पनाह मिलती है, उनको एक महफूज ज़िंदगी मिलती है जहाँ पे इनकी बेटियाँ महफूज हैं, इनका धर्म महफूज है, इनकी बिजनेस महफूज है, इनकी ज़िंदगियाँ महफूज हैं। मैं खुद आया था ना जब भारत में लास्ट ईयर, तो जब मैं अहमदाबाद में गया ना, तो अहमदाबाद वॉज ए ट्रांजिट। मुझे एयरपोर्ट से सीधा गाड़ी लेके जाना था राजकोट। राजकोट में हमने रात गुजारनी थी और सुबह मेरे गांव की तरफ जाना था। लेकिन अहमदाबाद में इतने मेरे प्यारे दोस्त हैं, परिवार हैं, कि मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की। तो हमने फिर एक ढाबे पे हम लोग रुके। मेरे साथ निखिल भाई थे मुंबई के, तो हम लोग वहाँ पे रुके और वहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया। तो वो आए फ़ौरन। उसमें काफ़ी सिंध पाकिस्तान से आए हुए हिंदू भी थे जो मुझसे मिले। और मैंने उनसे पूछा कि आपकी क्या यहाँ पे स्थिति है। तो उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, नेशनलिटियाँ मिल गई हैं, सब सेटल्ड हैं। जयपुर, जोधपुर में मैं गया, वहाँ पे थोड़े नए आए हैं, उनकी हालत ख़राब थे। वरना वहाँ भी मुझे जिसने पूरा जयपुर शहर घुमाया वो भी सिंध पाकिस्तान से आए हुए थे। उनके पास गाड़ी भी थी, काम भी कर रहे थे, किसी के पास बिजनेस हैं। कई लोगों से मैं मिला जिनके पास अच्छे बिजनेस भी हैं। तो सब अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक गंदा अंडा भी निकल आता है। तो ये एक भारत की एजेंसियों ने एक आदमी को पकड़ा है, लब शंकर माहेश्वरी, 53 साल का। ये परचून की दुकान चलाता है, आनंद डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में। ये 2022 में ये आया था भारत 2005 में, और उसने भारत में अजाइलम ली थी और उसको नेशनलिटी मिल गई थी और यहीं सेटल हो गया और यहीं पे इस कारोबार भी कर रहा है, सेटल था। ये 2022 में पाकिस्तान गया, 6 हफ्ते रहा पाकिस्तान में, वीज़ा लेके गया कि इसके परिवार के लोग वहाँ पे हैं तो उनसे मिलने के लिए। भारत की एजेंसियों का कहना ये है कि वहाँ पे ये पाकिस्तान की एजेंसियों के राब्ते में आ गया और पाकिस्तानी एजेंसियों ने इसको अपना स्टूज बना लिया। वापस आके इसने पाकिस्तानी एजेंटों को भारत के मोबाइल सिम भी दिए और कुछ ऐसी जानकारियाँ दी जिससे भारत की आर्मी स्कूल्स में इंडियन डिफेंस लोगों के वार्ड्स की डिटेल्स और दूसरी डिटेल्स मिली हैं। 17 साल हो गए भारत की नेशनलिटी लिए हुए और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था।
तो अज़ीज़ दोस्तों, ज़ाहिर है सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी खबर और शेयर करूँ आपके साथ कि यूनाइटेड नेशंस का कुछ इदारे होते हैं ना जो ग्लोबल रैंकिंग निकालते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स। आप यकीन माने कि भारत है ना हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स और फ्रीडम इंडेक्स में फ़लस्तीन से पीछे, फ़लस्तीन से भी नीचे। जबकि फ़लस्तीन में ना पेट्रोल होता है, ना खाना होता है, ना दवाइयाँ होती हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी है, कोई इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं, लेकिन भारत से रैंकिंग में ये आगे हैं। बताने का मकसद ये है कि इन रैंकिंगों का आप कोई भरोसा नहीं कर सकते। ये लेफ्ट का इंटरनेशनल इकोसिस्टम है जो ये सब चीज़ें चलाता है अपना एक फेक प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में फैलाने के लिए। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में आर्मी ने नवाज शरीफ को फुल ठाट बाट के साथ प्राइम मिनिस्टर, ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल, जब ये उतरा ना, इसका हेलीकॉप्टर लाहौर पहुंचा ना, तो लाहौर हेलीपैड पे पंजाब के आईजी ने इसको सैल्यूट मारा। मतलब आप इंतहा देखें कि एक जेल में सज़ा याफ्ता मुजरिम है जो, वो उसको आईजी पंजाब सैल्यूट मारता है। तो स्क्रिप्ट हमें नज़र आ रहा है, और स्क्रिप्ट बिल्कुल नज़र आ रहा है। सारे करप्शन केसेस ख़त्म हो गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इनकी औलादों पे, इनके रिश्तेदारों पे, इनके पार्टी वर्कर्स पे, सब पे ये दूध के धुले साफ हो गए और चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। पहले 3 बार में क्या कर लिया भाई आपने? मैं 67 रुपये का डॉलर छोड़ के गया था, मुशर्रफ 27 रुपये का डॉलर छोड़ के गया था। मतलब आप जितना पीछे जाएंगे अच्छा ही था ना। तुम लोगों की डेमोक्रेसी आई है, इसके बाद ही तो मामला खराब हुए। कर्जे की इब्तिदा तो तुमने की थी, नवाज शरीफ। पाकिस्तान में कर्जा, पंजाब में मोटरवे बनाने के लिए, पंजाब में मेट्रो बनाने के लिए, पंजाब के शहरों में मेट्रो बसेस डालने के लिए, पंजाब के गांव-गांव में गैस, पानी, सड़कें पहुंचाने के लिए तुमने कर्जे लिए थे। पंजाब को बनाया और उसमें से आधे से ज़्यादा खा गए। भाई हमने भी जिंदगी लंदन में गुजारी, आज भी भाड़े के घर में रहते हैं। ये जो घर में मैं रह रहा हूं ये भी मेरा ख्याल है 5 लाख पाउंड का होगा। नवाज शरीफ का घर 10 मिलियन पाउंड का है। महलात हर जगह, सऊदी अरब में महलाते हैं, दुबई में महलाते हैं। अभी दुबई रुका था ये, तो दुबई में अली डार के घर गया बेंटली कार में, और घर देख के मेरे तोते उड़ गए। मैं तो समझा ये दुबई के जो रूलर हैं अमीर मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उनका घर होगा। अली डार कौन है भाई? अली डार शायद नवाज शरीफ का दामाद है, इसाक डार का बेटा। ये इनके हाल हैं। तो इनको आर्मी लेके आई है, फुल कंडीशन, बूट वूट चाट के आए हैं ये, और आर्मी के आगे बिल्कुल सर झुका के बैठ गए हैं कि जैसे आप कहेंगे वैसे होगा। कुरान में है कि औरत मर्द की खेती है, और मर्द उस खेती में जहाँ से आना चाहे आ सकता है। अब मैं इस पर डिटेल में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोग समझदार हैं कि औरत मर्द की खेती है और मर्द अपनी खेती में जहाँ से आना चाहे आ सकता है, टोटल गुलामों से भी बदतर। तो नवाज शरीफ ने भी आर्मी को यही मैसेज दिया है कि मैं आपकी खेती हूँ, जहाँ से भी आना है आओ। एक सर्वे हुआ, हालांकि सर्वे के मैंने बता दिए हैं कि क्या हिसाब किताब होते हैं, लेकिन एक सर्वे हुआ पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉपुलैरिटी पे पाकिस्तान में। 62% इमरान खान, 21% नवाज शरीफ, साद रिजवी लब्बैक का 6%, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 3%, जमात इस्लामी 1%। अब इसमें पहली बात तो ये कि लब्बैक पॉपुलैरिटी में पीपल्स पार्टी से भी ऊपर है,
और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस वक्त होंगे तो डेफिनेटली इमरान खान सिर्फ जीतेगा नहीं, 2/3 मेजॉरिटी से जीतेगा। और इसीलिए इमरान खान का साइफर केस इस वक्त शुरू हो चुका है, और साइफर केस में इमरान खान को 14 साल की सज़ा हो सकती है। और जिस दिन ये सज़ा अनाउंस होगी उस दिन पीटीआई बैन हो जाएगी और फिर इलेक्शन का सारा शेड्यूल रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि इमरान खान के होते हुए ये इलेक्शन कराने का रिस्क नहीं ले सकते। अजीज़ दोस्तों, बनाना रिपब्लिक वो रिपब्लिक होती है जिसमें किसी चीज़ का कोई धड़ा नहीं होता। जून में 30 जून को पाकिस्तान का फिस्कल ईयर ख़त्म होता है और नया बजट अनाउंस होता है। तो आप बजट में चीज़ें वो करते हैं, और इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप किसी चीज़ की प्राइस को घटा बढ़ाते हैं। बजट के बाद से ये इस वक्त तक पेट्रोल की प्राइस पाकिस्तान में 25 बार चेंज हो चुकी है। हर हफ्ते 10 दिन में चेंज होती है। ये अपने कंटिन्यूस कोई पेट्रोल की प्राइस भी नहीं रख सकते। अब 20 रुपया कम किया था, पहले 26 रुपया बढ़ाया, 20 रुपया बढ़ाया, फिर अब 20 रुपया कम किया, अब वापस बढ़ाने की बात आ रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ाने की बात आ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस वो हो गई। तुम लोग तो ईरान से स्मगल करके लाते हो, तुम लोग कौन सा इंटरनेशनल मार्केट से? तुम लोगों के पास तो डॉलर ही नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट से तुम लोग खरीदारी करोगे। और आईएमएफ ने कहा है कि गैस की प्राइस डबल करो, तो इन्होंने कहा है कि हम ट्रिपल करेंगे, गैस की प्राइस में 200% इजाफा करेंगे। आईएमएफ ने 100% इजाफे की बात की, ये 200% इजाफा कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, ये है पाकिस्तान की सूरत हाल। और फिर बात करते हैं कि आलम इस्लाम का किला है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि 1950s में ज़ाहिर पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही थी, सब कुछ था। 60s में उसकी वजह ये थी कि इंडिया से, ख़ास तौर पे गुजरात से जो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे ना, वो बड़ा माल लेके आए थे। और मैं इस बात का पर्सनल गवाह हूँ कि मेरे दादा के लोग तो बहुत ज़्यादा गरीब थे। हम तो लुटे पुटे आए थे, और खजूरी बाज़ार कराची में झोंपड़ी बनाई थी सड़क पे मेरे दादा ने, और वहाँ लैंप पोस्ट के नीचे मेरे फादर पढ़ते थे, चपड़ासी की जॉब करते थे, दाऊद टेक्सटाइल मिल, दाऊद इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे चपड़ासी थे, और रात को लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे। और बीकॉम किया, और दाऊद में उसी कंपनी में फिर अच्छी पोजीशन पे आए, और फिर एलएलबी किया और अकाउंटेंट बने। तो हमारा तो दादा का ख़ानदान तो गरीब था, इंडिया में गरीब नहीं थे, ठीक ठाक थे, कोई ये नहीं कि मल्टी मिलियनर थे, लेकिन आज एक गांव में हमारा आड़त का कारोबार था और सही थे, लेकिन रास्ते में ही लूट गए थे। नाना वाले बहुत अमीर भी थे। मेरे नाना पूरे इंडिया में बिजनेस उनका सप्लाई जाती थी, माल जाता था, पता नहीं क्या कारोबार था, लेकिन ये हमारी अम्मी बताती रहती थी कि नाना ज़्यादातर ट्रैवलिंग में ही होते थे। तो नाना ने अर्ली 40s में, 41, 42 में मेरे 2 मामुओं को कराची भेज दिया था, और उसमें डबल वो था, एक तो इनका कारोबार था और कराची वॉज इंडिया, और कराची वॉज ए डेवलपिंग टाउन मोस्ट इंडिया, ब्रिटिश इंडिया का। तो एक तो वो मकसद था, दूसरा आवाज़ आ रही थी पार्टीशन की, तो उसमें यही था कि कराची तो कम से कम पाकिस्तान में जाएगा। तो इसलिए एहतियात के तौर पे तो वहाँ पे मेरे मामूओं ने आके घर भी ख़रीद लिया था और दुकानें भी ख़रीद ली थी और बिज़नेस शुरू कर दिया था। तो इसलिए 47 में जब मामलात ख़राब हुए तो नाना ने, मेरी 7 खालाएँ हैं, 6 खालाएँ हैं, यानी मेरी अम्मी वगैरह 7 बहनें थीं, तो नाना ने पूरे परिवार को भोपाल भेज दिया था। और भोपाल के राजा ने, उस वक्त मुसलमान राजा था, तो भोपाल के राजा ने मुसलमानों को वहाँ पे पनाह दी हुई थी, तो वहाँ पे कुछ अरसा रहे। मेरी अम्मी बताती थी 9 महीने रहे, और फिर वहाँ से कराची आए थे।
तो कराची आके हमें नाना वालों को किसी झोपड़ी वोपड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो घर वर पहले से ही ले लिया था। तो बिज़नेस गुजरातियों ने और उन्होंने, और फिर 47 के बाद बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए। अयूब खान डिक्टेटर जो था, उसने अपने पीरियड में वो उसके अंदर एक नफ़रत थी मुहाजिरों के ख़िलाफ़। तो उसने एक 22 ख़ानदानों की लिस्ट निकाली थी कि ये पाकिस्तान के अमीर तरीन 22 ख़ानदान हैं, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उन 22 ख़ानदानों में से 17 ख़ानदान मुहाजिर थे, और उसमें भी कोई 14 या 15 गुजराती और मेमन थे। पाकिस्तान की उस वक्त की इकोनॉमी डेवलप करने के पीछे ये मुहाजिरों का और ख़ास तौर पे ये गुजरात से आए हुए लोगों का था। पाकिस्तान की पहली एयरलाइन इस्फहानी इंडिया से लेके आए थे, ब्रिटिश इंडिया में उनकी एयरलाइन थी। और दाऊद, आदम जी, वली का, जितने आप नाम लें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सारे, वो फिर भुट्टो ने आके सब नेशनलाइज कर लिया। और नेशनलाइज इन्हें वह किया कि विदाउट एनी कंपनसेशन। कि मेरे वालिद उस वक्त नूर सिल्क मिल्क में काम करते थे, वो चीफ अकाउंटेंट थे नूर सिल्क मिल्क के। तो वो एक दिन, मैं तो बहुत छोटा था, बाद में हम बताते रहते थे, वो कहते थे कि मैं जब सुबह काम पे गया तो गेट बंद थे मिल के, और बाहर फौज खड़ी थी। तो वहाँ पे से नूर सेठ भी खड़े थे, नूर सिल्क मिल के मालिक। तो मैंने पूछा नूर सेठ क्या हुआ था? बोले वो भुट्टो ने ऐलान कर दिया कि आज से ये सब सरकार का। 2 कपड़ों से निकाल दिया। उस वक्त 5 बैंक थे पाकिस्तान में, कमर्शियल बैंक, जिसमें 3 मुहाजिरों के थे शायद। हबीब बैंक सबसे बड़ा बैंक, ले लिया। फिर इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल, पूरी स्कूलें, कॉलेजेस सब नेशनलाइज कर लिया बगैर किसी पैसे के। अगर तुम इतने ही पाकिस्तान में इकोनॉमिक कम्युनिज्म लाने वाले थे और सोशलिज्म लाने वाले थे, तो उसका पहला टारगेट होना चाहिए ज़मींदार। लेकिन ये खुद सबसे बड़ा ज़मींदार था भुट्टो। तो फ्यूडल लॉर्ड्स के ऊपर, जागीरदारों के ऊपर कोई टैक्स भी नहीं, और उनकी ज़मीनों को किसी ने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि बिजनेस उस वक्त सिर्फ मुहाजिरों का था। 2-4 पंजाबी थे, बाकी बलूचिस्तान में भी सरदारों की ज़मीनें थीं, पश्तों NWFP में पठानों की ज़मीनें थीं, पंजाब में भी चौधरी निज़ाम था, ज़मींदारा था, और सिंध में भी। तो ये पाकिस्तान के हक पे डाका डाला, और पाकिस्तान का बिजनेस तबाह हुआ, पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हुई। इसके पीछे ये सारी कहानी है। अजीज़ दोस्तों, इन अमेरिका के एम्बेसडर एट लार्ज इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रशद हुसैन पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, केयरटेकर फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जीलानी और फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी से मिले। ये अमेरिका में बैठ के, अमेरिका के जो USCIRF है, वो भारत के बारे में रिपोर्टें निकालती रहती है। ये पाकिस्तान आया है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा रिलीजियस परसिक्यूशन अगर कहीं होता है तो वो चाइना और पाकिस्तान में होता है। कहीं और मुझे रिलीजियस परसिक्यूशन की इतनी बड़ी मिसाल नहीं मिलती जितनी चाइना और पाकिस्तान में है। इनके मुंह से एक लफ्ज़ कंडेमनेशन का नहीं निकला। इन्होंने सवाल तक नहीं किया कि भाई साहब तुम अपने हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियनों के साथ क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने फैसलाबाद में 47 चर्च जला दिए, पेस्टरों को गोली मार दी, कितनों को ब्लास्फेमी के चक्कर में बंद कर दिया, इधर सिंध में रोज़ हिंदू लड़कियों को अगवा कर रहे हो, कुछ नहीं, कोई बयान नहीं। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का एम्बेसडर एट लार्ज फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक मुसलमान। गौर कीजिएगा कि यूनाइटेड नेशंस है ना जो, उसकी भी एक कमेटी है, कमेटी फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड इंटॉलरेंस। एक रापोर्टर होता है जो स्पेशली असाइंड, इसकी ड्यूटी होती है कि पूरी दुनिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस की स्टडी करे और रिपोर्ट निकाले। उसका नाम होता है रापोर्टर ऑन रिलीजियस इंटॉलरेंस। मैं जब पहली बार यूनाइटेड नेशंस 94 में गया ना, तो हम सब रापोर्टरों से मिलते थे। हमारे जो कराची में मुहाजिरों के ऊपर जो जुल्म होता था उसके लिए।
तो जब रिलीजियस इंटॉलरेंस के रापोर्टर के पास मिलने गए तो इसका नाम था अब्दुल फताह आमोर, इजिप्शियन। और उसके बाद मैं लगातार 29 साल से यूनाइटेड नेशंस के चक्कर काट रहा हूं, हमेशा मुसलमान। हिना गिलानी बनी थी पाकिस्तान की, और अभी भी मेरा ख्याल है मालदीव्स का मुसलमान है। भाई रिलीजियस इंटॉलरेंस की अगर कोई कमेटी है तो सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस तो मुसलमान ही करते हैं, तो किसी नॉन मुस्लिम को बनाओगे तो बात बनेगी ना। मुसलमान तो अपने भाई बंधों के खिलाफ आवाज़ कभी उठाएगा, रिपोर्ट निकालेगा। अब्दुल फत्ताह आमोर अगर मुसलमानों के बारे में सच रिपोर्ट बनाना शुरू कर देगा तो उसको तो इजिप्ट में लोग मार देंगे जब ये अपने मुल्क पहुंचेगा। तो ये एक ढकोसला पूरा यूनाइटेड नेशंस का, अमेरिका का, ये जो रिलीजियस फ्रीडम के नाम से है ना, ये होता है। इनको भारत में किसी को सुई चुभ जाएगी मुसलमान के तो पूरी चीखें निकल जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान में, चाइना में जो हो रहा है इसके बारे में इनकी बोलती बंद होती है। ये टोटली एक ढकोसला है, सिस्टम है इनका। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।